चलिए देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन करने को दिया था। इसमें एक क्वेश्चन मैंने यही क्लास में करा दिया था डाइपोल का, और ये मैंने सेकंड क्वेश्चन आपको करने को दिया था। बताओ कोई करके लाया है क्वेश्चन? किसी ने कोशिश की? बोलो भाई बच्चों, नहीं करी किसी ने कोशिश? नो सर। चलो नहीं करी सर। चलो ठीक है, अब मैं इसको करवा रहा हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो आर्यन। अ सिस्टम A system has two charges. हम्म Q equals to 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb, and QB equals to minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. हम्म Located at point A. ये क्या लिखा सर? A जीरो कॉमा 0 जीरो 0. कॉमा हाँ, 0 0 -15। हाँ, और B 0 0 15 हम्म सेंटीमीटर respectively. हाँ, What are the total charge and electric dipole moment of the system? चलिए वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो टोटल चार्ज तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो एक तरफ रखा है +2.5 और दूसरा तरफ रखा है -2.5, तो टोटल चार्ज इक्वल टू जीरो। बोलो यस कि नो? Yes sir. भाई टोटल चार्ज तो जीरो हो जाएगा ना, अपोजिट चार्जेस रखे हुए हैं, तो टोटल चार्ज विल बी जीरो। क्लियर? क्लियर? Yes sir. Yes. टोटल चार्ज इसका जीरो हो गया। अब इसके बाद डाइपोल मोमेंट निकालने को बोला और डायरेक्शन बोली निकालने के लिए। तो डाइपोल मोमेंट इक्वल टू होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच की दूरी। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो 2.5 इंटू 10⁻⁷ है। बोलो यस। Yes sir. हाँ, और दोनों के चार्जेस के बीच की दूरी देखो बेटा, ये जेड एक्सेस में ये दी गई है 0 0 -15, और ये दिया गया है 0 0 +15। तो यस बताओ, इधर -15 और इधर +15, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कितनी हो गई? 30. 30 सेंटीमीटर। तो 2a इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो 2a इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2a इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो आंसर लिखो। 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 30 सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का डिवाइड करते हैं, तो ये कैंसिल। कितना आ गया? 0.3। तो आंसर आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 0.3। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? Yes sir. हम्म, चलो स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Sir done. डन। चलिए हाँ, डायरेक्शन किस तरफ होगी? देखिए हमेशा जो डाइपोल होता है नेगेटिव चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ जाता है, तो इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। नोट करिए, इसकी डायरेक्शन कहाँ जाएगी? देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो लिखिए टूवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्सिस। नेगेटिव चार्ज पीछे रखा है, पॉजिटिव चार्ज आगे रखा है। लिख लो डायरेक्शन, लिखो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ जाती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? Yes sir. चलिए ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैंने आपको पढ़ाए थे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों याद है आप लोग को? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। याद आया? Yes sir. चलो जय पढ़ो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़िए। देयर आर Charge distribution. There are two types of distribution of charge on a body. First is continuous charge distribution. In this distribution, the charges are distributed randomly, non-uniformly in a body at different places. Continuous charge distribution. In this distribution, in a body or object, there are three types of continuous charge distribution.
नहीं नहीं, ये तो पढ़ा नहीं, ये linear आपने charge आपने ये distribution. पढ़ा नहीं ना, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन द चार्जेस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए बॉडी और द ऑब्जेक्ट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। बोलो याद आया बच्चों, मैंने कैसे पढ़ाया था उस दिन, कि अगर आपके पास लेंथ एल है Yes, sir. तो लेंथ एल में अगर यूनिट चार्ज जाएगा तो कैसे उसको डिफाइन करोगे, इस तरीके से कुछ बताया था मैंने, कि मान लीजिए ये लेंथ आपके पास है एल और इस पर पूरा का पूरा आपने चार्ज क्यू छोड़ दिया, तो ये चार्ज इसके ऊपर आ गया, तो आप कहोगे कि एल लेंथ पे बैठा हुआ चार्ज कितना है, क्यू। तो यूनिट लेंथ पे बैठा हुआ चार्ज कितना होगा, क्यू अपॉन एल। एंड द चार्ज ऑन यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लाइन चार्ज डेंसिटी, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। बोलो क्लियर हुआ, याद आया? Yes, sir. ये कहलाती है लाइन चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी बताई थी, सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू कितना बताया था मैंने, बोलो? क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, याद है? Yes, sir. और तीसरा मैंने बताया था रो, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, तीन तरीके की चार्ज डेंसिटी मैंने बताई थी आपको। अभी मैंने तीनों केस आपको किसके लिए पढ़ाए हैं, यूनिफॉर्म के लिए, मतलब जहाँ पर चार्ज एक जैसा हो। बट अगर यूनिफॉर्म ना लगे तो आपके थोड़े से फॉर्मूले बदल जाते हैं। यूनिफॉर्म मतलब चार्ज अगर एक जैसा हमेशा डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तो बच्चों उस समय क्या रहेगा, मान लो फॉर्मूला, उस समय लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू बाई डी एल। डी क्यू बाई डी एल, ये क्यू बाई एल की जगह डी क्यू बाई डी एल। सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए की जगह हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए। एंड रो इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू बाई डी वी। आर्यन समझ में आया? आर्यन सर नहीं आया। कहाँ से नहीं आया? यही वाले तीसरे पॉइंट, ये वाला। हाँ ये वाले तो पता है कि नहीं पता, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एल, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए एंड रो इक्वल टू क्यू बाई हाँ वी, ये पता है तीनों? हाँ हाँ। ओके ठीक है। देखो ये जो रूल था क्यू बाई एल का, ये कब लगता है, जब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब मान लो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एक जैसा नहीं है, वो कैसा है, अटर सटर, कैसे गड़बड़ अड़बड़ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कैसा करोगे, देखो मान लो ये लेंथ है, यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज अलग है और यहाँ पर अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर यहाँ थोड़े थोड़े अलग तरीके से। तो आप क्या मानोगे, टोटल लेंथ एल नहीं लोगे, अब आप ले लोगे छोटी सी लेंथ डी एल। इस छोटी सी लेंथ को बोलेंगे डी एल। बोलो क्लियर? ले ली डी एल। यस सर। अब डी एल लेंथ पे कितना चार्ज मानोगे डिस्ट्रीब्यूट, डी क्यू। डी क्यू। तो अगर डी एल लेंथ पे डी क्यू चार्ज आएगा तो यूनिट लेंथ पे कितना जाएगा चार्ज, डी क्यू अपन डी एल। हाँ इसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। क्लियर? यस सर। चलिए बच्चों लोगों, अब देखो आगे पढ़ते हैं। हाँ पढ़ो जय, लीनियर चार्ज डेंसिटी। Linear charge distribution. It is represented by the linear charge density. Linear charge density is equals to charge upon length, delta Q upon delta L. हाँ डेल्टा क्यू SI अपॉन unit is डेल्टा एल को ही मैंने क्या बोला, डी क्यू बाई डी coulomb per एल। meter. हाँ इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर। बच्चों नोट कर लो। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। सो लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल और इसकी यूनिट जो होगी दैट इज कूलम पर मीटर। चलिए नेक्स्ट है अगला। हाँ एग्जाम्पल देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का। ये आपने लेंथ ली है, इस पे आपने चार्ज दे दिया तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस पे भी लैम्डा काम करेगा और इस पे भी लैम्डा काम करेगा क्योंकि ये भी लेंथ कंडक्टर है, कोई इसका एरिया नहीं है। बोलो क्लियर? आर्यन क्लियर? यस सर। चलो आर्यन पढ़ो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
surface charge distribution. It is represented by surface charge density सिग्मा, lambda सिग्मा, सिग्मा। sigma, sorry, हम्म, हम्म, sigma. हम्म, Surface charge density sigma equals to charge upon area हम्म। equals to delta q upon delta s. हाँ, एसआई यूनिट SI unit कूलम, centimeter c a कूलम, coulomb per कूलम meter पर मीटर square. स्क्वायर। हाँ, ठीक ना, एग्जाम्पल देख लो। Example: हम्म, charged plane sheet, हम्म, charged conducting sphere or हम्म। cylinder etc. हाँ, कोई दिक्कत किसी चीज में? समझ में आ गया? No sir. इसको लिख No. सकते हो डी क्यू बाई डी एस भी लिख सकते हो, हैं? इसको डी क्यू बाई डी एस भी लिख लो, नोट कर लो बच्चों। मतलब ये शीट तो है सबके पास में, फिर भी देख लो अपने हिसाब से। बोलो, कोई प्रॉब्लम? No sir. चलिए, चले आगे। जय, आर्यन। Yes, sir. Yes sir. ठीक है, अगला पढ़ो आर्यन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये क्या है सर? रो, पी रो, रो। रो 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 चार्ज अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी. SI यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब. एग्जाम्पल: चार्ज इंसुलेटिंग स्पेयर एक्सेट्रा. हाँ, चार्ज इंसुलेटिंग स्फेयर, क्योंकि भैया मेटल पे तो चार्ज पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। तो आप अगर चार्ज दे पाओगे अंदर भी, तो किसको दे पाओगे? इंसुलेटिंग, यानी कि किसी नॉन मेटल के कंडक्टर को ही आप चार्ज दे पाओगे। तो ये टोटल चार्ज इस तरीके से आप इसको दे दोगे। तो अब यहाँ पर कौन सी चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगी? यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइंड होगी, रो इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज डी क्यू बाई डी वी। डन बच्चों? Yes, sir. चलो, यस सर. ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आता है। हाँ, तो ये हो गया बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगला कंसेप्ट आता है एरिया वेक्टर। ये समझना है, ये कुछ ऐसा एग्जाम में आने लायक नहीं है, एरिया वेक्टर। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि किसी भी एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, पता है आपको? जैसे मान लो कि आपके पास कोई प्लेन है, ये प्लेन है आपके पास, Perpendicular. बिल्कुल सही। तो ये प्लेन है, अब इसका एरिया मान लो ए है, इसका एरिया है ए इक्वल टू मान लो 10 यूनिट, 10 यूनिट। अब इस एरिया की डायरेक्शन कहाँ होती है बच्चों? तो एरिया की जो डायरेक्शन ली जाती है वो ली जाती है परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन आप बाहर की तरफ लेंगे परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ओके। तो इसकी डायरेक्शन आप बाहर की तरफ लेंगे परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो जो आप इसको लिखेंगे एरिया वेक्टर में, तो एरिया वेक्टर इक्वल टू 10 तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? एन कैप। तो ये क्या हो गया? 10 एन कैप। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर. चलो आर्यन, अब देखो मान लो कि आपके पास मान लो ये कोई रैंडम एरिया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा एरिया ले लिया। अब इस एरिया का मैग्नीट्यूड जो है, इस एरिया का मैग्नीट्यूड मान लो है ds। कितना है मैग्नीट्यूड इसका? ds, ठीक है ना। तो वेक्टर फॉर्म में बताओ ds वेक्टर कैसे लिखेंगे? बोलो, वेक्टर में कैसे लिखेंगे ds? जैसे ये 10 आर कैप लिखा था वैसे ही कुछ. हाँ, वैसे ही लिखेंगे। ये एन कैप है, आर कैप नहीं है, 10 एन कैप परपेंडिकुलर वेक्टर। तो आपको इसका हाँ वेक्टर बनाना है, हाँ. कैसे लिखोगे? तो 10 एस कैप लिख देंगे सर. 10 क्यों लिखोगे? ds लिखोगे ना। पहले एरिया 10 था, पूरे का एरिया 10 था। अच्छा. अब आपको इतने ठीक है छोटे से ठीक है. पार्ट का एरिया कितना होगा? ds होगा। हाँ तो ds टाइम्स ऑफ एन कैप। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ Yes, सर. sir. हाँ चलो सर. नोट करो बच्चों, ये दोनों कॉपी में नोट करो पहले।
ठीक है, जस्ट अ मिनट। हम्म, यस सर, डन। ओके, ठीक है ना। तो आपके पास यदि है ये इतना एरिया जो है, कोई छोटा सा एरिया अगर आपके पास ds है, तो उसका जो वेक्टर बनेगा आपका वो क्या बनेगा, ds n कैप। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ds को हमारी फिजिक्स में डेल्टा s भी लिखा जाता है, तो डेल्टा s वेक्टर इक्वल टू डेल्टा s इनटू n कैप, बेटा ऐसे भी लिख लो। लिख लिया? यस सर। अच्छा ये बताओ यशराज, अगर इस पूरे सरफेस का एरिया a हो, पूरे सरफेस का एरिया a हो, मैग्नीट्यूड, तो a वेक्टर कैसे लिखोगे? सर 10 एक ऐप हो जाएगा। 10 क्यों, मैंने 10 कहाँ बोला यार? मतलब हाँ, डेल्टा एस एन कैप। कितना होगा? तो एक ऐप होगा। ए कैप, ओनली ए कैप होगा। क्यों होगा ए कैप यार? मैग्नीट्यूड कितना दिया है, ए दिया है ना, कैसे भूलते हो यार? तो ए वेक्टर इक्वल टू ए हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हो गई एन कैप, तो ए एन कैप नहीं होगा? यस सर। चलो नोट कर लो इसको भी। यस सर। आर्यन नहीं आया समझ में? हाँ आ गया। वेक्टर में दो पार्ट होते हैं आर्यन, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका डायरेक्शन। एन कैप उसकी डायरेक्शन है और ए उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। यस सर। चलिए आगे बढ़े, लिख लिया? यस सर। चलो आर्यन पढ़ो, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर बाय कन्वेक्शन कन्वेंशन, कन्वेंशन द वेक्टर परंपराओं के अनुसार। द by convention the vector associated with every area element of a closed surface is taken to be in the direction of the outward normal. Delta s vector equals to delta s n cap. हाँ पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ाया? हाँ। ये देखो, ये इसका छोटा सा एरिया है, ये पूरा एरिया है। अब इसमें आपको छोटा सा इसका, अगर इसका वेक्टर चाहिए इस एरिया का, तो कैसे लिखोगे? डेल्टा एस वेक्टर, मतलब इसका एरिया वेक्टर इक्वल टू इस वाले का एरिया मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर। पढ़ो, हियर डेल्टा एस, Here delta s is magnitude of the area element, and n cap is a unit vector in the direction of outward normal at that point. चलिए बना लीजिए इसको। समझ में आ गया कि नहीं आया? Yes sir. चलो ठीक है बच्चों, ये शीट आपके पास है तो इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगला टॉपिक डालिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो बच्चों, ये मान लो आपके पास ये सरफेस है, ये एक पॉइंट है बेटा। एक पॉइंट से जाने वाला ये एक लाइन को बोलते हैं अपन ई वेक्टर, जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ई वेक्टर, ए पॉइंट से जाने वाला। तो जय अगर एक पॉइंट से जाने वाला फील्ड ई है, तो यदि मैं यहाँ पे छोटा सा एरिया कंसीडर कर लूँ जिसका नाम है ds, समझ गए? छोटा सा एरिया मान लिया ds। तो आर्यन मुझे बताओ, अगर इस पॉइंट से जाने वाला E है, तो इस पूरे ds में अगर बहुत सारे जा रहे हैं E, बहुत सारे E निकल रहे हैं ds से, तो टोटल अमाउंट कितना निकलेगा बताओ? टोटल अमाउंट कितना निकलेगा इससे जाने वाला फ्लक्स
कितना होगा? ये टोटल ई हो जाएगा सर, हाँ, मतलब ई को भी, और वो आर, मतलब आर कैप की जगह वो हो जाएगा सर, ये जितने वो है लाइन से निकल रहे हैं। गलत। जय तुम बताओ। बताओ भाई जय। सर ई अपॉन डी एस। ई अपॉन डी एस, अरे भगवान। नहीं यश तुम नहीं बताओ। सर। हो सकता है सर। वेक्टर ई हम्म वो कैप डी एस। क्या बोल गए? सर एफ अपॉन डी एस। गलत। अच्छा सोचो जरा, एक पॉइंट से अगर ई वेक्टर निकल रहा है, तो यदि मैं पूरा गेट खोल दूं इस छोटे से जगह के लिए, डीएस के लिए, तो जब एक पॉइंट से डीएस ई निकलेगा, तो डीएस एरिया के लिए जो वेक्टर होगा वो ई इंटू डी एस नहीं होगा क्या? यस सर। हाँ बोलो। यस सर। जब एक के लिए यस ई सर। है, तो डीएस एरिया के लिए ई इंटू डी एस नहीं होगा आर्यन? होगा सर, हाँ। हाँ, तो वो कहलाएगा फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ई इंटू डी एस। जब एक पॉइंट के लिए ई से निकलेगा, तो भैया डी एस एरिया के लिए कितना फ्लक्स होगा, उतने से मल्टीप्लाई कर दो उतनी जगह से, तो ई इंटू डी एस बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? यस सर। यस चलो सर। अब इसको दूसरे तरीके से देखो। मान लो कि अगर ये फ्लक्स परपेंडिकुलर ना होता, ये थोड़ा सा ऐसा आता, अभी ये ऐसा निकल रहा था, अब मान लो ये फ्लक्स ऐसा आता और इसको पेनेट्रेट करके कुछ ऐसे निकलता, फोड़ करके यहाँ से आया और ये फोड़ करके यहाँ निकल गया, ये ई निकल गया, और ये क्या है, ये नॉर्मल है, एन कैप है, प्लेन का वेक्टर है, प्लेन के वेक्टर से ये फ्लक्स थीटा एंगल बनाते हुए निकला। तो आर्यन ये बताओ कि पूरा का पूरा लाइंस ऑफ फोर्स कंट्रीब्यूट होगी कि इसका कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट होगा? सर एक बार और पूछना। ये लाइंस ऑफ फोर्स नीचे से आई, इस प्लेन को पेनेट्रेट करती हुई निकली, मगर इस बार तिरछी निकली है। पिछले बार बिल्कुल फ्लैट परपेंडिकुलर निकली थी ऐसे फोड़ते हुए, अब इस बार तिरछी होकर के निकली है तो ऐसे निकल गई। तो बताओ पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फ्लक्स मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। तो क्या माना जाएगा? जितनी यूज हुई है उतनी मानी जाएगी। कितनी निकलेगी उसमें से? उस पॉइंट पर फ्लक्स के लिए कौन सा क्या जिम्मेदार होगा, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? कौन बताएगा, बता दे। निशांत? बोलो। बोलो। सर किसी को नहीं पता? यार नहीं पता है तो नो बोल दो यार। नो सर, बट शायद सर मतलब वेक्टर ई मतलब जितने हाँ भी वो निकले अरे होते हैं। ई तो टेढ़ा निकल रहा है भाई, फ्लक्स में तो केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया जाता ना सरफेस के, तो ई का थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट टोटोगे तो क्या आएगा? ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा। और थीटा के परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़ोगे तो क्या आएगा? ई साइन थीटा।
तो भैया अगर इतने से एक पॉइंट से निकल रहा है ई कॉस थीटा का, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही फ्लक्स में शामिल किया जाता है। आर्यन याद है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे फ्लक्स का काम कौन करेगा, ई साइन थीटा या ई कॉस थीटा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट करेगा सर। क्या नाम है? ई कॉस थीटा। बिल्कुल सही। तो अब मुझे को आर्यन ये बताओ कि अगर एक पॉइंट से ई कॉस थीटा है तो डी एस पॉइंट से जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या होगा? डी एस एरिया के लिए जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या होगा? इतने के लिए ds क्या cos होगा? थीटा हाँ, कितना बोले? ई साइन ds cos ई साइन थीटा। अरे क्या गलत सलत बोलते हो आर्यन यार। एक ई क्यों, ई साइन डी थीटा एस क्यों कॉस लोगे थीटा यार? सर। हाँ ई कॉस थीटा। हाँ, ई कॉस थीटा इंटू डी एस, अच्छे से बोलो, यही होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ, Yes, sir. ई डी एस कॉस थीटा। इसको अच्छे से बोलो, मॉड ई मॉड डी एस कॉस थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? yes sir यस सर। ये क्या है? Yes, sir. फ्लक्स है कि नहीं है? ये फ्लक्स है कि नहीं है? यस सर है। हाँ, फ्लक्स किसका है, छोटे से एरिया का या पूरे एरिया का? छोटे से एरिया छोटे का। से एरिया का। तो छोटे से एरिया के फ्लक्स को क्या बोलते हैं? डी फाई। क्या बोलते हैं? डी फाई। डी फाई। अब ये बेटा बताओ, 11th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़े थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, याद है? yes sir तो Yes, मैं sir. डी फाई Yes, sir. इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, क्या मैं इसको ई डॉट डी एस लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? yes sir Yes, sir. नोट करो पूरा। तो ये हो गया बेटा छोटा सा फ्लक्स, डी फाई इज इक्वल टू मॉड ई डॉट डी एस, वैक्टर ई डॉट डी एस। नोट करो पूरा, अच्छे से बनाओ। ठीक है, Yes, sir. क्या हो गया बच्चों? डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ओके, यस सर। सो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये हो गया डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, मतलब फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस। चलो अब ये बताओ मेरे को आर्यन कि अगर छोटा सा फ्लक्स इस सरफेस से, ये जो अभी आपने लिया था, इतने में से निकलने वाला फ्लक्स आपने निकाल लिया डी फाई, जो भी आपने निकाला डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है इससे पूरे से, तो क्या करोगे? टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू क्या करोगे बताओ? इसका भी कंपोनेंट निकालेंगे क्या? काय को निकालेंगे? कंपोनेंट एक बार निकाल चुके ना, अब टोटल इसी को, मतलब यही जो फ्लक्स निकला है, ये जो डी फाई है, इसको पूरे सरफेस के लिए निकालना है। तो पूरे सरफेस के लिए ऐसी कौन सी प्रोसेस करोगे कि पूरा सरफेस कवर हो जाए? फिजिक्स में क्या करते हैं अगर एक चीज़ दी गई हो और पूरे के लिए करना हो तो? इंटीग्रेशन। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू डी फाई का इंटीग्रेशन, और जब सरफेस के लॉन्ग इंटीग्रेशन करते हैं तो बेटा इसको लगाते हैं बाउंडेड इंटीग्रेशन, ऐसा लगा देते हैं बाउंडेड। बाउंडेड मतलब जहाँ से शुरू करे वहीं पर आके ख़त्म करना, उसको बोलते हैं बाउंडेड। यशराज समझ में आया? yes sir तो ये जो साइन लगा रहेगा बुक्स वगैरह में, इसका मतलब है बाउंडेड। तो डी फाई की वैल्यू कितनी निकाली है बेटा? ई डॉट डी एस।
बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लो बच्चों, फाई इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस। ये इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये बहुत काम में आएगा फॉर्मूला। अगर फिजिक्स में आपके पास थोड़ी सी चीज़ हो और पूरी चीज़ फाइंड करनी हो तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ऐसा डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं फिर से? डिफरेंशिएशन में बेटा स्लोप, टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज होता है। डिफरेंशिएशन मतलब रेट ऑफ चेंज, इंटीग्रेशन मतलब टोटल समेटना, किसी भी चीज़ को पूरा कंबाइंड इफेक्ट, कहाँ से कहाँ तक, ठीक है ना। चलो लिख लिया ये। यस सर। चलिए, तो ये होता है बच्चों इंटीग्रेशन। तो ई डॉट फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। चलो आर्यन पढ़ो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़िए। Electric flux over an area in an electric field represents the total number of electric field lines crossing this area normally. ठीक। The electric flux delta phi फाई, sir. हाँ डेल्टा फाई, छोटा सा फ्लक्स डेल्टा फाई। Phi, इसी को मतलब जहाँ जहाँ फिजिक्स में डेल्टा आए ना, उसका मतलब डी फाई, मतलब डेल्टा फाई बोल दो, डी फाई Yes, बोल दो, sir. बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पढ़ो, डेल्टा फाई थ्रू एन। through delta phi through an area element delta s vector in an electric field. E vector is defined as delta phi equals to E vector into delta s vector equals to A delta s cos theta. वेयर Where theta थीटा, is the angle between theta is the angle between E vector and delta s vector हाँ बस रुको for a रुको 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 non-uniform. रुको 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 रुको, देखो यहाँ पर ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच का एंगल थीटा था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ भैया, ये ई वेक्टर जा रहा था, ये डी एस वेक्टर जा रहा था, ये थीटा था, तभी तो अपन ने ई को डी एस की डायरेक्शन में तोड़ा था, ई कॉस थीटा। बोलो यस। यस सर। तो डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ मतलब ये वाला एक्सप्रेशन क्लियर है कि नहीं है? यस सर है। आगे पढ़ो। फॉर for a non-uniform surface, total electric flux is phi equals to integration of E vector into ds vector equals to E ds cos theta. हाँ उसकी वैल्यू रख दी ई डॉट डी एस की। ई डॉट डी एस की वैल्यू कितनी थी? ई डी एस कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? हाँ सर। हाँ आर्यन बताओ, इसका ये जो डंबल लगा, इसका मतलब क्या होता है? ये क्लोज सर सरफेस, क्लोज सरफेस, क्लोज, हाँ क्लोज क्लोज। सरफेस। एक जगह से शुरू करेंगे, वहीं से पूरा वापस आके इंटीग्रेशन करेंगे। पढ़ो। द सर्कल The circle on the integral sign indicates that the surface of integration is a closed surface. बच्चों ये वाली स्लाइड पूरी समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। जय, यश, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आपको बताना है, थोड़ा सा बच्चों मैथमेटिक्स लगने वाली है। बच्चों फाई का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? डी फाई इज इक्वल टू, आपने पढ़ा ई डॉट डी एस। और ज़्यादा डिटेल में देखा जाए तो डी फाई इज इक्वल टू ई का मॉड डी एस का मॉड कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस मतलब वेक्टर ए डॉट बी का, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो आपने यहाँ पर ई और डी एस को ओपन कर दिया, तो मॉड ई मॉड डी एस कॉस थीटा। अब आप मुझे बताएंगे कि कुछ सिचुएशन है बच्चों, ये देखिए,
ये है ds वेक्टर, अगर ये छोटा सा एरिया है तो यहाँ जाएगा ds वेक्टर, और ये सपोज कर लीजिए ये e वेक्टर है। यशराज e और ds के बीच का एंगल क्या है, एक्यूट एंगल की ऑब्ट्यूज एंगल? एक्यूट। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव की नेगेटिव? ऑल पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये जो फ्लक्स निकलेगा, इसका जो कंपोनेंट ब्रेक करके निकालोगे फ्लक्स, वो कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव से। ठीक है, अच्छी बात है, पॉजिटिव। अगर यशराज, समझ में आया आर्यन? यस सर। हाँ आर्यन, अब तुम बताओ, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकल जाए तो ds वेक्टर के साथ इसका एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री। वेरी गुड आर्यन, बहुत अच्छे, 90 डिग्री। तो अब मुझे ये बताओ आर्यन की जब 90 डिग्री है तो इस पॉइंट से जाने वाला, इस एरिया से जाने वाला फ्लक्स कितना होगा? बोल बेटा। मतलब मिनिमम मैक्सिमम ऐसे में सर? नहीं नहीं, टोटल वैल्यू बताओ कितनी होगी? कोई बता सकता है? सर समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, कोई बता सकता है और? कोई नहीं बता सकता? जय नो बोल दे बेटा। नो सर। भाई आर्यन, तुमने बताया थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, फिर क्या दिक्कत है यार? डी फाई इज इक्वल टू क्या है, मॉड ई है, मॉड डी एस है, और कॉस 90 रख दे भाई। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो टोटल आंसर कितना, 0। मतलब कि कोई फ्लक्स नहीं पास होगा, क्योंकि वैसे भी तो सरफेस के पैरेलल ही तो जा रहा है, सरफेस को फाड़ के तो जा ही नहीं रहा है, तो कितना फ्लक्स होगा, 0। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। समझ में आया जय कि Yes, नहीं sir. आया? आ गया? यस सर। हाँ, अब जय, अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो 90 डिग्री से ज़्यादा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। अब आपको बताना है जय कि कैसा फ्लक्स माना जाएगा। यह है सरफेस, ये इसका नॉर्मल वेक्टर है, मतलब ds वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, ये सरफेस है आपके पास ds, और अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भेज रहा हूँ, ये चला गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चला गया भैया। सही जा रहा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चला गया है, ds वेक्टर यहाँ है, हाँ गलत चला गया, गलत चला गया, बैक करो। अब भेज रहा हूं, चलो जय बताइए भाई साहब। अब यहां पर देखिए आप कि यहाँ पर जो लाइंस ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ रहा है। अब बताइए यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी एस, मैंने पढ़ाया, तो डी फाई इज इक्वल टू मॉड ई मॉड डी एस कॉस थीटा। हाँ बोलो क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। क्यों? 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 कोई बताएगा क्यों? सर 90 डिग्री का एंगल बन गया। 90 डिग्री में तो 0 होता है यार, कहाँ दिख रहा 90 डिग्री का एंगल, कहाँ दिख गया तुम्हें? कहाँ दिख गया तुम्हें? 90 डिग्री में तो इस कंडीशन में दिखा था, जब ऐसे जा रहा था तो वो ये था 90। अभी लाइंस ऑफ फोर्स ये भग रही है, नॉर्मल ये है,
नहीं पता जय? एंगल 90 से ज़्यादा है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये देखिए एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब थीटा 90 से ज़्यादा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जय कॉस की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव। नेगेटिव। हाँ, तो कॉस थीटा यहाँ पे नेगेटिव आएगा, मतलब जो फ्लक्स आएगा टोटल नेगेटिव आएगा। तो 100 की सीधी एक बात, अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ आ रही हैं तो फ्लक्स नेगेटिव होता है, और अगर बाहर की तरफ जा रही हैं, ये देखो बाहर जा रही है, तो फ्लक्स पॉजिटिव होता है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। मतलब अंदर आने वाला फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होगा और बाहर जाने वाला फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ? यस सर। आर्यन, आर्यन, आर्यन नहीं है क्लास में क्या ये? सर लीव कर नहीं सर। हाँ, तो भैया इनकमिंग फ्लक्स हमेशा आपको नेगेटिव लेना है और आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव। लिखो बच्चों नोट करके, लिखो इनकमिंग फ्लक्स ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। हमेशा आने वाले फ्लक्स को नेगेटिव लेना है। समझ में आया निशांत कैसे? निशांत, यस सर। आने वाले फ्लक्स को नेगेटिव लेना है, समझ में आया कैसे? यस सर। हाँ, इनकमिंग फ्लक्स ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव एंड आउटगोइंग फ्लक्स सर पॉजिटिव। इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। तो बाहर जाने वाले फ्लक्स को हमेशा पॉजिटिव लेना है और अंदर वाले आने वाले फ्लक्स को हमेशा नेगेटिव लेना है, ये रूल है। चलिए आइए देखते हैं। ओके, चलो निशांत पढ़ो, पढ़ो। For a closed surface, the flux comes outside from the surface is taken positive and the flux going inside to the surface is taken negative. चलिए बताओ जय, यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकल रहा है, इस वाले पार्ट से कैसा होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? बाहर भग रहा है। पॉजिटिव, इस वाले में पॉजिटिव होगा। अच्छा जय, इस वाले में फ्लक्स क्या होगा? देखो ये ऐसे जा रहा है, इस वेरी गुड, जीरो, क्योंकि कॉस 90 है। हाँ निशांत, इस वाले में जो है फ्लक्स ये जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रहा है और नॉर्मल वेक्टर ये है ना? मतलब इसका एंगल ऑब्ट्यूज एंगल। बताओ इसका फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। बिल्कुल सही, समझ में आ गया यशराज? यस सर। इसका फ्लक्स नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा और इसका ज़ीरो होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। क्लियर? 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 यस सर। ओके। यस सर। हाँ ये हो गया। हाँ बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वही कॉस थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और 90 डिग्री पे जीरो। तो एक्यूट एंगल बनेगा तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। ऑब्ट्यूज एंगल, ये वाला भी डायग्राम बना लो बच्चों। बना दिया, चले आगे। चले आगे बच्चों। यस सर। चलिए। यस सर। चलिए देखिए आपने क्या पढ़ा अभी? आपने पढ़ा कि फ्लक्स इज इक्वल टू होता है ई डी एस कॉस थीटा। फ्लक्स इक्वल टू होता है ई डी एस कॉस थीटा। एक बार छोटे
फिर से मैं बता देता हूँ, आपने क्या पढ़ा, छोटा फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। बच्चों लिख लो ये चीज़, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। इसको यदि ब्रेक करके लिखोगे, डॉट प्रोडक्ट को ब्रेक कर दोगे तो डी फाई इज इक्वल टू ई का मॉड डी एस का मॉड कॉस थीटा, ये हो जाएगा। और अगर टोटल इंटीग्रेट करना है तो डी फाई का इंटीग्रेशन यानी कि टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू ई इंटू डी एस का होल मॉड, ई इंटू डी एस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। ये नोट कर लो बच्चों, ये बहुत काम की चीज़ है, इसी पर क्वेश्चन बनेंगे। चले आगे बच्चों, करें रेडी, क्वेश्चन करें। हाँ नोट कर लो। बच्चों अगर याद रखना कि इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, अगर ई कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है जो इलेक्ट्रिक इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, तो अंदर क्या बचेगा, ओनली डी एस कॉस थीटा। लिख लो, अगर ई कांस्टेंट हो, ई कांस्टेंट हो तो डी फाई इक्वल टू बनेगा ई कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा। डी एस मतलब सरफेस का इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस सर। आर्यन कहाँ भग गए थे बेटा, गलत बात है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो जय। जय क्वेश्चन पढ़ो। Consider uniform electric field. E vector is equals to 3 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलाम। आई कैप न्यूटन पर कूलाम। आई कैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोलो कौन सी है? आई कैप कौन सी डायरेक्शन होती है? वेरी गुड, वेरी गुड। एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पढ़ो, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। ठीक, और पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। चलो, अगर इसका नॉर्मल जो है इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाए तो कितना होगा? हाँ बेटा फोटो खींच लो इस क्वेश्चन की, हालांकि शीट में दिया हुआ है तो ज़रूरत नहीं है, बस मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एक्स एक्सिस में जा रहा है एक फील्ड, कांस्टेंट फील्ड है ये, एक्स एक्सिस में जाने वाला फील्ड है बेटा, और इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप। बोलो यस। यस सर। हाँ, ये एक्स एक्सिस ले लो, इसको वाई एक्सिस लेते हैं और इसको जेड एक्सिस ले लेते हैं। अब कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर शीट जो कि वाई जेड प्लेन के पैरेलल रखी हुई है। मतलब ये वाई जेड प्लेन है, इसके पैरेलल एक आपने शीट मारी है, यहाँ पे ये शीट रख दी आपने, और इससे दनादन फील्ड निकल रहा है क्रॉस करके, नीचे ऊपर हर जगह। आपको बताना है फ्लक्स कितना होगा। बच्चों ये बताओ पहली चीज कि यहाँ पे मेरे को आर्यन ये बताओ कि थीटा कितने डिग्री है? थीटा गलत, गलत मारा, जबरदस्त तुक्का मारा तुमने। बी पार्ट 0 डिग्री। हाँ बिल्कुल सही, 0 डिग्री है। तुमने बी पार्ट का क्वेश्चन बता दिया भाई, ये 60 डिग्री। अभी ए पार्ट तो करे नहीं है यशराज। यशराज इसका एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, सामने जाएगा कि नहीं जाएगा बोल? यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वहीं जा रहा है, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। तो मतलब थीटा इक्वल टू कितने डिग्री हुआ? 0 डिग्री हुआ। यस सर। थीटा हो गया 0 डिग्री।
तो डी फाई इज इक्वल टू होता है क्या, ई डॉट डी एस, होता है कि नहीं होता? यस सर। हाँ, तो डी फाई इज इक्वल टू, खोल देंगे बेटा तो ई डी एस कॉस थीटा, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है जय? सर 1। बिल्कुल सही, मतलब डी फाई इज इक्वल टू हो गया ई इंटू डी एस। बोलो हाँ, यस सर। कॉस जीरो 1 हो गया बेटा। इतना नोट करो जल्दी से, चलो नोट करो। डन। यस सर। तो डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस आ गया बच्चों? आ गया इतना बच्चों? यस सर। यस सर। तो टोटल फ्लक्स के लिए आपको मैंने सिखाया है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस कर दो बच्चों। इंटीग्रेशन लिखो, टोटल फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस। हाँ, ये बताओ मेरे को आर्यन, यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म है कि बदल रहा है? कांस्टेंट फील्ड है कि नहीं है? है। बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ गया और केवल बचा इंटीग्रेशन के अंदर डीएस। तो फिजिक्स में पढ़े होगे मैथ में कि डीएक्स का एरिया एक्स होता है, तो डीएस का एरिया क्या होगा, एस होगा कि नहीं होगा? तो बोलो मॉड ई इंटू मॉड एस आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई। अरे डीएस का एरिया एस आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। हाँ, डीएस का एरिया एस हो जाएगा ना। एस मतलब क्या, शीट का एरिया पूरा। अब ये शीट का एरिया निकालना है भाई। शीट क्या दी गई है, स्क्वायरिक दी गई है, 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है, मतलब यहाँ से लेकर के ये 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को मतलब मीटर में बदल सकते हो, मतलब 10/100, मतलब 0.1 मीटर। बोलो आर्यन एरिया कितना होगा? 0.1 इसकी एक साइड है, तो एरिया कितना होगा? निशांत, आर्यन एरिया कितना होगा? सर चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना। चारों को करते हैं, वाह बेटा बहुत बढ़िया। स्क्वायर का एरिया चारों का मल्टीप्लाई होता है कि साइड इनटू साइड होता है, एक का स्क्वायर होता है? हाँ, साइड इनटू साइड। हाँ, तो साइड इनटू साइड, तो 0.1 इंटू 0.1 मतलब 0.01 होगा कि नहीं होगा? यस सर। अरे 0.1 इंटू 0.1 एस ना, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 10 इंटू 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, 0.10 0.1, और 0.1 इंटू 0.1 मतलब कि कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर। तो यार फाई इज इक्वल टू Yes, मॉड sir. ई इंटू मॉड एस कर दिया। चलो मॉड ई की वैल्यू कितनी दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया है? बोलो आर्यन, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया है?
ये दिया है महाराज 3 इंटू 10⁻3। बोलो Yes, यस। sir. हाँ, इंटू एरिया बोलो कितना आया आर्यन? 100. काय को 100? अरे 0. Sorry. 0.1 into 0.13. 0.01 बोलो यस। Yes, sir. 0.01 को क्या लिख सकते हो? 1/100 लिख सकते हो। 0.01 का डेसिमल कैंसिल हुआ 1 और 2 जीरो यहाँ आ गया। नहीं लिख सकते 1/100? लिख सकते हैं सर। तो 3 इंटू 10⁻3, 10⁻3 का मतलब 1000 इंटू 1/100। बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, आंसर कितना आया? 30। यस सर। हाँ, यूनिट बताओ फ्लक्स की, क्या यूनिट लगेगी? कौन बताएगा? कूलम पर कूलम। कूलम। अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे ये लिखी हुई है यार, फ्लक्स यहाँ से बना लो ना, ई इंटू एस से। तो फ्लक्स इक्वल टू ई की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और एस का मतलब मीटर स्क्वायर। तो आंसर हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलो नोट करो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इतना। ले लिया? यस सर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आंसर कितना आ गया? 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है? यस सर। चलो देखो आंसर 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बोलो बन जाएगा? आर्यन? यस सर। हाँ, चलो पढ़ो आर्यन। हियर, यहाँ से पढ़ो, सोल्यूशन पढ़वा रहा हूँ, पढ़ो। हियर इलेक्ट्रिक फील्ड E vector equals to 3 into 10 to the power 3 I cap Newton per coulomb. ठीक। Side of square equals to 0.1 meter. Area of square A is equals to 0.1 का square. So A is equals to 0.01 meter square. ठीक है। When the plane of square is parallel to the YZ plane, then the angle between the सॉरी बेटा, ये हाँ हाँ पढ़ो। देन then the angle between the area vector and electric field is theta equals to 0 degree. So the electric flux phi is equals to EA cos theta. Phi equals to 3 into 10 to the power 3 into 0.01 into cos theta 0 degree equals to 30 Newton meter square per coulomb. समझ में आ गया? हाँ सर। चलो अब देखो यश, यश यस सर। अभी ये शीट ऐसी रखी हुई है, रखी है कि नहीं रखी है? यस सर। इसका नॉर्मल सामने की तरफ है। यस सर। अब मैं इस शीट को पकड़ करके 60 डिग्री से उठा दूं, मोड़ दूं, तो मोड़ूंगा तो इसका नॉर्मल भी उठ जाएगा ऊपर की तरफ कि नहीं उठ जाएगा? यस सर, उठेगा। तो अगर जिस समय मैंने इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल कितने डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। पिछले बार कॉस के साथ कितने डिग्री लिया था? 0। और कॉस के साथ अब कितने डिग्री लेंगे? 60। कॉस 0 कितना होता था? 1। और कॉस 60 कितना होता था? बताओ भाई, किसी को cos 60 पता हो तो? 1/2। 1/2 बिल्कुल सही। तो cos 60 की वैल्यू 1/2। तो पिछले बार 1 आ रहा था, इस बार 1/2 आएगा। तो 30 तो वही का वही रहेगा, इसके नीचे 2 आ जाएगा। तो 30 में 2 कैंसिल करोगे तो कितना आएगा आंसर? 15। हाँ, आंसर चेक करो। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? यस सर। फ्लक्स कम हो गया कि बढ़ गया?
सर कम हुआ। कम हो गया, पहले था 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, अब आ रहा है 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि आपने शीट को घुमा दिया है तो फ्लक्स कम हो जाएगा। आर्यन समझ में आया? आर्यन समझ Yes, में sir. आया? ओके हाँ हाँ हाँ। चलो, अब एक आर्यन तुम बताओ, अगर मैंने शीट को और ज़्यादा मोड़ करके ऐसे कर दिया, ऐसे, ये लो, तो और फ्लक्स कम हो जाएगा। बिल्कुल फ्लैट कर दिया, ये बताओ आर्यन इस समय इसका एरिया वेक्टर कहाँ चला जाएगा? कैसे मतलब फ्लैट कर दिया लाइन से? हाँ फ्लैट कर दिया, एरिया वेक्टर कहाँ चला जाएगा? perpendicular upward. अपवर्ड, एरिया वेक्टर चला गया अपवर्ड। हाँ और इलेक्ट्रिक अपवर्ड फील्ड गया। एक्स एक्सिस में है, तो बोलो एंगल कितने डिग्री हो गया? 90। 90। तो बताओ आर्यन फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0। वेरी गुड। क्यों होगी? क्यों से परपेंडिकुलर है। तो वो तो 90 डिग्री हमें ने बता दिया है, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। 0 क्यों होगी? वो cos थीटा होगा ना सर, cos थीटा मेरा नहीं, cos थीटा भी नहीं। सही बोल रहे हो आर्यन, मगर अच्छे से बोलो कि सर So cos थीटा की 90 जगह की 90 value. रखेंगे तो cos 90 बराबर कितना हो हाँ जाएगा? cos 0 हो जाएगा। cos 90 बराबर 0 हो जाएगा। चलो सेकेंड वाला पार्ट नोट कर लो सब लोग, बन जाएगा नहीं बनेगा अब? Yes, sir. चलिए ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बच्चों, अब मैं आपको याद दिलाता हूं डॉट प्रोडक्ट की, क्लास 11th का डॉट प्रोडक्ट। बच्चों याद करो डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर ए और बी का कैसे निकालते थे? मान लो पहला वेक्टर होता था वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट डॉट आई कैप, वेक्टर बी का वाई, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस वेक्टर ए का जेड कंपोनेंट के कैप। किसी वेक्टर को रिजॉल्व फॉर्म में ऐसे लिखते थे, एंड वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता था बच्चों? दोनों मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। बच्चों शायद आपको याद हो, आंसर आता था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। याद है? Yes, sir. नोट कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का, नोट करिए। मतलब क्या होता था? इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, बस ऐसे कर दो तो डॉट प्रोडक्ट आ जाता था। ठीक है, Yes, sir. नोट करिए। लिख लिया? लिख लिया? Yes, sir. चलो ठीक। हाँ भाई, अब ऐसा होता क्यों था याद करिए, मैं बता देता हूँ आप लोग को। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1 होता था, तो आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई 1 हो जाता था और ए एक्स का बी एक्स से मल्टीप्लाई आ जाता था ए एक्स बी एक्स। और आपको याद होगा आई कैप अलग के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते तो क्या हो जाता? 0। तो सेम सेम मल्टीप्लाई हो जाते थे, बाकी वाले 0 हो जाते थे। याद आया?
Yes, Yes, sir. sir. चलो क्वेश्चन करा जाए। हाँ नोट करिए बच्चों, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया गया है और ds वेक्टर ये दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है, ds वेक्टर ये गिवन है, दोनों से फ्लक्स निकालिए। बेहद सिंपल क्वेश्चन, सिंपल E डॉट डी एस, एकदम चिन्ही क्वेश्चन, 2 कौड़ी का। बन गया? Yes, sir. गलत मल्टीप्लाई मत करना भाई। आई कैप इसका 5 है, इधर 2 है तो 5 2 के साथ जाएगा, 4 माइनस 2 के साथ जाएगा। यहाँ 4 का जोड़ीदार कोई नहीं है तो 0 माना जाएगा। तो 5 2 जा 10 और 4 माइनस 1 जा -4। तो आंसर चेक करो बच्चों, आया क्या? 6 इंटू 10 की पावर 3 आ गया क्या आंसर? यस सर। चलो आर्यन, Yes, sir. निशांत, बिल्कुल दिया सर उसने। अच्छा ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया। चलिए अब बच्चों श्योर फॉर एग्जाम क्वेश्चन लिखिए। 101% क्वेश्चन आने वाला है जो एग्जाम में। लिखिए गॉस लॉ, लिखिए गॉस लॉ। अब गॉस लॉ क्या है मैं समझाता हूँ पहले, उसके बाद बातें करेंगे गॉस लॉ की। आर्यन पिछला क्वेश्चन का आंसर नहीं आया क्या? चलिए देखिए गॉस लॉ क्या है, एक्सप्लेन करता हूँ। गॉस लॉ कहता है कि अगर आपके पास कुछ चार्जेस हैं, जैसे ये है Q1, ये है Q2 और ये है Q3, आप ये बताओ मेरे को जय कि ये चार्जेस अपना अपना फील्ड रेडिएट करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes, sir. करेंगे। करेंगे। और इन फील्ड को रेडिएट करने के बाद मान लो इनका कोई फील्ड रिजल्टिंग फील्ड सरफेस बनता है, मतलब इनके जहाँ जहाँ तक फील्ड जा रहे हैं उसकी वजह से इनका मान लो कोई फील्ड बनता है। बन गया ये? Yes, sir. तो ये जो सरफेस बना, इस सरफेस को हम कहते हैं, ये जो फील्ड का जो सरफेस बनता है इस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? Gaussian surface. जी हाँ जय, यश, ये एक इमेजिनरी सरफेस है, काल्पनिक है ये। समझ में आया?
Yes, sir. यशराज आवाज़ नहीं आ रही? यस हाँ, तो ये सरफेस है। तो गॉस ने ये बताया कि इस गॉसियन सरफेस में कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, ये गॉसियन सरफेस है। गॉस कहते हैं कि किसी भी चार्ज कॉम्बिनेशन की वजह से गॉसियन सरफेस से जाने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है, इससे फ्लक्स जाएगा बाहर कि नहीं जाएगा, बताओ? Yes, sir. वो जो टोटल फ्लक्स होता है, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू वो अंदर बैठे हुए टोटल चार्जेस का। तो यश कितना चार्ज बैठा है अंदर? Q1 Q2 और Q3 का पूरा सर। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जो टोटल चार्ज अंदर बैठा हुआ है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का कितने गुना? 1/ε0 गुना। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस तो क्या समझाया मैंने Yes, भैया? sir. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इलेक्ट्रिक इक्वल टू किसी गॉसियन सरफेस से पास थ्रू होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के अंदर बैठे हुए टोटल चार्ज का, टोटल चार्ज मतलब क्यू नेट का कितने गुना, कितने टाइम्स? 1/ε0. बस यही है गॉस लॉ। बना लो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बना लो भैया। भाई वीडियो आपके क्लास के डेली लिंक में अपलोड हो जाते हैं। ये देखो बैकग्राउंड में वीडियो शूट हो रहा है, ये रेड कलर की बटन मतलब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोग क्लास के बाद भी पढ़ लिया करो वीडियो, अगर कुछ छूट उट गया तो देख लिया करो। यस डन? यस ये कहलाता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसको स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। पढ़ो यशराज स्टेटमेंट, गॉस लॉ। The total electric flux over the closed surface in the vacuum is 1 by epsilon naught times the total charge you contained inside surface. बिल्कुल सही। किसी सरफेस से, क्लोज्ड सरफेस से जाने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस में कंटेंड टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ भाई इसको मैं लिख सकता हूँ जो मैंने अभी सिखाया आपको कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q। क्या Q इनक्लोज्ड मतलब बंद चार्ज उस सरफेस से। तो फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q इनक्लोज्ड। और फाई को मैंने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया आपको? मैंने पढ़ाया था ना, फाई इज इक्वल टू बाउंडेड इंटीग्रल E.ds। बोलो बच्चों, याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. हाँ, तो ये एक स्टेटमेंट बन गया बच्चों। इसी स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में श्योर। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से वो यहीं से आएगा, इसी की हेल्प से बनेगा, गॉस लॉ से बनेगा। तो अब जो 3-4 क्वेश्चन करने हैं वो यही इम्पोर्टेंट है गॉस लॉ से। डन? आगे बढ़ें? नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है भाई, चलो लिखो बच्चों, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ का प्रूफ करेंगे। पढ़ो जय। Suppose an isolated positive point charge Q is situated at the center O of a sphere of radius r. The electric field intensity at any point P on the surface of the sphere is E is equals to kq upon r square r cap, where r cap is unit vector directed from 0 to O to P.
बस The flux over the area element बस is बस रुको 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 भाई। आर्यन, आर्यन, यस सर। यहाँ पर मान ले बेटा सेंटर में कोई चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। इस प्लस क्यू के कारण मुझे निकालना है, मैं ये जानना चाहता हूँ, इस प्लस क्यू के कारण मैंने यहाँ पर एक आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लिया। बोलो यस। यस सर। ये डिस्टेंस है आर बच्चों। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। और उसकी वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर कैप होगी नहीं होगी? बोलो। इनटू आर कैप। यही पढ़ाया था ना, इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट यानी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डायरेक्शन होगी आर कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर क्लियर। ओके। अब मैं यदि आर डिस्टेंस पर एक अपने मन से एक इमेजिनरी स्फीयर बनाऊं, जो कि मैं कहूँगा उसको गॉसियन सरफेस। क्या कहूँगा यशराज? गॉसियन सरफेस। क्यों कहूँगा यशराज? क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा कि नहीं हो रहा? देखो यहाँ भी निकलेगा, यहाँ भी निकलेगा, यहाँ भी निकलेगा, हर जगह निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो बोलो यशराज, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस। तो टोटल जो फ्लक्स होगा, अब पहले मैं इस छोटे से, यहाँ पे मैं छोटा सा एरिया ले लेता हूँ। इस छोटे से एरिया को क्या बोलूँगा यशराज? यार बोल दे भाई, छोटे से एरिया को क्या बोलूँगा? पाई पाई। काय को बोलूँगा? फाई। छोटे से एरिया का नाम होता है डीएस। यशराज भूल गए क्या? यस सर। यस सर। छोटे से एरिया का नाम क्या होता है? डीएस। तो डीएस छोटा सा एरिया हो गया। अब इस छोटे से एरिया से जाने वाला फ्लक्स मैंने क्या पढ़ाया था यशराज, बताओ? बताओ क्या पढ़ाया है? ई डॉट डी एस। वेरी गुड यशराज। वेक्टर ई डॉट डी एस। वेक्टर ई डॉट डी एस को खोलेंगे तो क्या आएगा यशराज? सर ई डॉट डी एस कॉस थीटा। वेरी गुड बेटा। ई का मैग्नीट्यूड, डी एस का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। यशराज यहाँ इलेक्ट्रिक वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है? सर आउटवर्ड है। रेडियली आउटवर्ड। कैसी है? रेडियली आउटवर्ड। आर कैप लगा, रेडियल आउट। अच्छा, ये तो हो गई ई की डायरेक्शन। अब यशराज बताओ, यहाँ पे डी एस वैक्टर जो दिख रहा है उसका वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ है? सर उसका भी आउटवर्ड। उसका भी आउटवर्ड है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? यस। ध्यान से देखो डायग्राम में, वहाँ ई, जहाँ ई गया है वहीं एन कैप गया है। गया है कि नहीं गया? यस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन है? बोलो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन है? एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर एन कैप। यशराज पढ़ने का मन नहीं है क्या? तो सर ऐसा नहीं। इतनी आवाज़ तो ऐसी स्लो आ रही, खाना ही नहीं दिया गया जैसे तुम्हें। सर वो मेरा थोड़ा माइक खराब है। नहीं है माइक ख़राब नहीं है, माइक ख़राब होती तो आवाज़ आती ही नहीं। बिल्कुल सही है, तुम ऐसे स्लो मोड में बोल रहे हो। देखो तो यहाँ पे ई डी एस वेक्टर के बीच का एंगल कितने डिग्री हुआ है यशराज? सर 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। 1। तो डी फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू बोलो यशराज कितनी है? सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। डी एस की वैल्यू डी एस रख दी। यस सर। कॉस 0 तो 1 हो गया, हाँ या ना? यस सर। तो डी फाई इज इक्वल टू कितना आ गया? क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। बोलो हाँ। यस सर। अब संभल के यशराज, ये छोटा सा फ्लक्स दिया है उस छोटे से पॉइंट से जाने वाला।
मुझे पूरे सरफेस का फ्लक्स निकालना है, तो बताओ मैं क्या करूँगा पूरे सरफेस के फ्लक्स के लिए? इंटीग्रेशन। तुम क्यों बता रहे हो भैया? तुम एक बार बताए थे ना अभी। जय क्या करेंगे? सर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे, किसका करेंगे? डी फाई का, इक्वल d5 टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। जय के कांस्टेंट है, यस सर। क्यू कांस्टेंट है, चार्ज फिक्स है, यस सर चार्ज रेडियस भी कांस्टेंट है, मतलब के क्यू अपॉन आर स्क्वायर Constant. बाहर आ गया। केवल कौन झेलेगा इंटीग्रेशन? ds। चलो ठीक है भाई। फाई इज इक्वल टू के की वैल्यू रख दो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हाँ जय बताओ, ds यानी कि इस पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन, मतलब इस पूरे सरफेस का एरिया क्या बनेगा जब इंटीग्रेट करोगे तो? बोल दे भाई, स्फीयर का एरिया क्या बनेगा? पाई आर वो स्क्वायर। एनक्लोज्ड वाला वो बनेगा सर। वो तो कर चुके, तो उसी को इंटीग्रेट करके क्या आएगा भैया? वैल्यू तो बोलो। 1/4πε0, यही आएगा। अरे वो तो रख चुके, के की वैल्यू है 1/4πε0 के की वैल्यू। आपसे मैं पूछ रहा हूँ पाई आर इंटीग्रेशन स्क्वायर। ऑफ ds क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। क्यों भैया ये बताओ, ये सर्किल है कि स्फीयर होगा? जब चार्ज लिए होगे, जब चार्ज लिए होगे तो चार्ज केवल वही तुमको दिख रहा है वहीं पर रेडिएट करेगा कि आगे पीछे भी करेगा? आगे पीछे भी स्फीयर होगा ना तो ये सर। स्फीयर होगा कि सर्किल होगा? स्फीयर। स्फीयर। स्फीयर का एरिया बोलो कितना होता है? वन बाय 4πr स्क्वायर। गलत, 0 मार्क्स। और बोलो, और मारो तुक्का, 4/3 पाई आर और क्यूब। मारो तुक्का, 0 मार्क्स। और मारो तुक्का भाई। 2/3πr स्क्वायर। गलत, 0 मार्क्स। फिर से डबल 0 हो गए तुम्हारे तो। और बोलो, सिंपल पाई पाई 4/3πr और ट्रिपल 0 हो गए। और बोलो, आज लगा लो लाइन एकदम। स्फीयर का 4πr स्क्वायर। 4πr स्क्वायर, बिल्कुल सही। सरफेस का एरिया भैया मेरे, कर्व्ड सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर होता है। अब वॉल्यूम बता रहे हो मेरे को, 4/3πr3, वो वॉल्यूम होता है, मैं सरफेस एरिया बोल रहा हूँ, ये जो बाहर होता है। तो 4π से 4π कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। आंसर टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या आ गया? क्यू अपॉन। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। चलो नोट करो। हाँ चलो पढ़ो आर्यन, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ पढ़ो एक बार से। Proof of Gauss law. Suppose an isolated positive point charge Q is situated at the center 0 of a sphere of radius r. The electric field intensity at any point P on the surface of the sphere is E vector equals to KQ upon r square r cap, where r cap is unit vector directed from 0 to P. ओ टू पी भैया मेरे, O to सेंटर से P. लेके O बाहर to की तरफ रेडियली O to आउटवर्ड P. जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ टू पी। आगे पढ़ो। So the flux over the area element is d phi equals to E vector into ds vector equals to kq upon r square into ds cos theta. कॉस 0। Cos 0 0. हाँ, थीटा की जगह 0 पुट कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। हाँ, तो कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, तो डी फाई इक्वल टू d कितना आ phi गया? equals to kq upon r square into ds. यशराज डाउट बताओ, कहाँ पे डाउट है? चलो जय, निशांत। नो सर, नो डाउट। नो सर, नो डाउट। ठीक है, अब क्या कर देंगे बेटा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे।
ये देखो, पढ़ो जय। सो टोटल, So total electric flux over the entire surface of sphere phi is equals to integration E dot ds is equals to kq upon r square integration ds phi is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q upon r square into 4 pi r square is equals to q upon epsilon naught. So hence phi is equals to integration E dot ds is equals to q upon epsilon naught. It proves the Gauss theorem. चलो ठीक है, आ गया समझ में? Yes sir. हाँ चलो ठीक है, तो इसकी फ़ोटो ले लो, ये मैंने कराया है। चलो इसकी फ़ोटो ले लो बच्चों। ये मतलब सब कुछ लिखा हुआ है, वो लिखा जो है वही सही है, ये मैंने शॉर्ट में कराया है, नोट कर लो। मैंने क्या कराया, सबसे पहले डी फाई निकाला, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, उसकी वैल्यू पर दी और फिर इसके बाद इंटीग्रेट कर दिया, बस हो गया। नोट करो, ले लिया फ़ोटो? यस सर। सर ये चैप्टर खत्म होने वाला है क्या? हाँ ख़त्म होने वाला है, 3 डेरिवेशन बचे बस। चलो बच्चों, बहुत लेस एनर्जी के साथ पढ़ते हो। मेरे ओल्ड बैच में मैं किसी दिन क्लास लूँगा तुम लोग की, मैं बुलाता हूँ, रुक जाओ, आज बुलाऊँगा, रात को 9 बजे लगाता हूँ। तुम देखना कितनी गजब एनर्जी के साथ बच्चे पढ़ते हैं, एकदम ऐसे पढ़ते हो कि तुम बिल्कुल जैसे मैं तुम्हें जेल में डाल के पढ़ा रहा हूँ। तो पूरा मज़ा नहीं आता ऐसे, आप कम एनर्जी में पढ़ते हो, ठीक है ना? शाम वाले बैच में बैठना, आज मैं बुलाऊंगा सबको, तब तुम सुनना उसमें कैसे बच्चे उछल उछल के पढ़ते हैं उसमें। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये रहता है यार, इन्वॉल्व होके पढ़ोगे तब तो मज़ा आएगा मेरे को पढ़ाने में। चलिए बच्चों लिखो, अगला टॉपिक लिखो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। श्योर फॉर एग्ज़ाम, SFE पक्का आएगा एग्ज़ाम में, श्योर फॉर एग्ज़ाम। हाँ चलिए देखिए, करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखिए बच्चों, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए infinitely long straight charged wire, due to a infinitely long straight charged wire, infinitely long straight charged wire. Clear? Yes. लाइव दिखाता हूँ मैं वीडियो आपको। आप एनर्जी का लेवल देखो, फिर आप कहना कि सर इंटरेक्ट नहीं करोगे तो यार कैसे मज़ा आएगा। थोड़ा सा मतलब जागते हुए पढ़ो, समस्याएं तो हैं अब सबके साथ हैं, क्या करोगे। और उन्होंने मतलब ज़्यादा मतलब उन्होंने बच्चों ने ज़्यादा फ़ायदा लिया है ऑनलाइन का, और उनके बहुत सारे मार्क्स आएंगे। अगर मतलब यदि मार्क्स की मैं बात करूँ ना, बहुत भयंकर मार्क्स आएंगे उनके, ऑफलाइन से भी ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, बिकॉज बहुत प्रैक्टिस हुई। ऑनलाइन में टाइम बहुत मिलता है बच्चों, प्रैक्टिस खूब अच्छी होती है, तो इसका एक अलग महत्व है। बट ये नहीं कहूँगा मैं कि ऑनलाइन ही चलना चाहिए, मगर इसमें प्रैक्टिस का बहुत अच्छा मौका मिलता है। आपको भी मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा पाऊँगा इसके माध्यम से। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, क्लास दिखाता हूँ मैं। क्लास 12th ओल्ड ईयर की चैप्टर में 3 से स्टार्ट किए थे मैंने वीडियो बनाने, चैप्टर नंबर 3 से शायद स्टार्ट किए थे। जैसे ये है वेव ऑप्टिक्स, चलो इसी को दिखाता हूँ। वेव ऑप्टिक्स देखो, अब इसमें वीडियोस पड़े हुए हैं। वेव ऑप्टिक्स ऑनलाइन क्लास लेक्चर नंबर 1। चलिए देखिए, आप सुनिए। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर नॉइस मिल रही है एकदम, सब लोग क्लियर हैं? हम चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं? यस सर। ओके।
तो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम लोग अपना चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। ये सब सारे के सारे क्या थे, वेव थे। ये तो मैं बोल रहा हूँ, बच्चों के रिएक्शन जहाँ पे शुरू होंगे मैं वहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ आपको। विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं क्या होता है विजिबल स्पेक्ट्रम बच्चों। लेट्स कम फॉरवर्ड, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से अच्छे से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये टॉपिक आपके सामने देख रहे हैं, ये हमारे पास पूरा का पूरा सिलेबस है। पहला पार्ट है, हमारे सिलेबस से इस साल केवल क्या हटाया गया है बच्चों, हमारे सिलेबस से पोलराइजेशन। चलिए दोनों टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी डरने की बात नहीं है, दोनों बहुत छोटे टॉपिक हैं, कुछ खास नहीं हटा है, नाम का हटा है। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। यस, यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो पढ़ करके आए हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस जिसके अबाउट फाइनली आपकी वेव प्रोपोगेशन दिस इज जेड। रीड द मिनिमम सेम टाइम में अटेन कर रहे हैं। यू कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर इन विच द वेव में, और मैग्नेटिक फील्ड डांस कर रहा है किसमें, जेड एक्सिस में, तो दोनों अल्टीमेटली तो परपेंडिकुलर हुए। नेक्स्ट, the speed of electromagnetic wave depends entirely on the electric and magnetic properties of the medium in which the wave travels and not on the amplitudes of their variation. Yes, मैंने फॉर्मूला बताया था। The speed of the electromagnetic wave is the function of electric and magnetic properties of the medium. What is electric property of the medium? That is called permittivity. And what is the magnetic property of the medium? That is called permeability. So C, speed of the light in vacuum equal to 1 by mu naught epsilon naught. याद है बच्चों? Yes sir. Yes. Yes sir. And electric vector is also called light vector. Electric vector जो होता है उसको क्या सीधा हस्तक्षेप। Electric field is called light vector. Yes, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड को हम छोड़ दिए और इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम लाइट वेक्टर कहने लग गए, क्योंकि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंगली वेरी होती हैं। ओके, वी आर स्टार्टिंग अवर फर्स्ट टॉपिक, that is called wave front. ओके, वेव फ्रंट क्या होता है बेटा, चलिए डिटेल में बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स का जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था फिजिस्ट, आई थिंक फ्रांस के थे, होगा कि नहीं होगा? यस, तो इन पार्टिकल को बोलते हैं बच्चों अपन वेवलेट। क्या बोलते हैं बेटा? वेवलेट। वेवलेट। तो ये है बेटा वेव फ्रंट और ये है वेवलेट। तो सब डायरेक्शन ऑफ एडवांसनेस ऑफ वेव। चलो ठीक है, आई थिंक सो। सिलेंड्रिकल सोर्स, सिलेंड्रिकल सोर्स है ना, ये लीनियर सोर्स है, नॉट सिलेंड्रिकल, इट इज लीनियर सोर्स। तो लीनियर सोर्स का वेव फ्रंट कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो? इसके वेवलेट्स ऐसे ट्रेवल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर, होंगे कि नहीं होंगे? और सबको ज्वाइन कर दो। अरे क्या कॉम्प्लेक्स है बेटा, सिंपल है यार, कई सारे पॉइंट ऊपर आ गए, तो सारे पॉइंट ऊपर आ गए तो लीनियर सोर्स बन गए। अब ऐसे चक्कर खूब सारे आ जाएंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। बोलो यस और नो? यस सर। तो ये बन गया सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट फ्रॉम ए लीनियर सोर्स। चलो ठीक है, तो ये मैंने बताया कि थोड़ा सा इंटरेक्ट करके पढ़ो, सोते हुए मत पढ़ो यार, थोड़ा सा अच्छे से मज़ेदार तरीके से पढ़ो, ठीक है? हेलो, यस हाँ यस सर। सब हो कि भाग निकले? यशराज थोड़ा सा जीवंत मुद्रा में पढ़ो भाई, डाउट आएंगे तो मैं बता दूंगा, और क्या होगा।
डाउट, और मैं इतना स्लो Yes. पढ़ा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला टॉपिक डालिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में पहला टॉपिक है फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन। लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, एक बहुत लंबा स्ट्रेट चार्ज वायर है, उसके कारण आपको फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी पॉइंट पर। चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो बेटा ये आपके पास चार्ज वायर है, तो इधर की तरफ की डायरेक्शन क्या होगी, एन कैप, इधर की डायरेक्शन क्या होगी, इस फेस में एन कैप, ये इसका फेस होगा, ये वाला इस वाला ओपन फेस है, ठीक है ना, और इसके ऊपर चार्ज लटका दो, यहाँ पे चार्ज डाल दो। मतलब वायर क्या है, वायर ये बच्चों, ये वायर, अभी वो फेसेस मत देखो, केवल वायर देखो। मान लो ये वायर जा रहा है बच्चों, ये वायर है, ये इतना वायर है, कभी ना ख़त्म होने वाला, क़यामत से क़यामत तक की लेंथ है इसकी। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। ये लॉन्ग वायर है, बहुत बड़ा वायर है, ठीक है। अब इस वायर की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सपोज ये पॉइंट है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों क्या करो, अब इतना बड़ा वायर है, आप इसका थोड़ा सा टुकड़ा ले लो, एल लेंथ का टुकड़ा ले लो। मान लो आपने एल लेंथ ले लिया, आपने एल लेंथ ले ली इतने वायर की, और इतने वायर की लेंथ ले करके इसका एक सरफेस बनाओ, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को कंटेन करते हुए एक सरफेस जाएगा। तो इस पॉइंट का जो गॉसियन सरफेस बनेगा, वो पहले मुझे ये बताओ, ये सिलेंड्रिकल बनेगा, ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। चलो भाई, तुमने तो बड़े आराम से कह दिया कि गॉसियन सरफेस। चलो देखो, अब मैं बताता हूँ कैसे नहीं बनेगा। मान लो बेटा ये तुम्हारे पास कोई तार है और तुमने इसके ऊपर बहुत सारे चार छटक दिए, ये पहला प्लस, ये दूसरा प्लस, ये तीसरा प्लस, ये चौथा प्लस, ये पांचवा प्लस। तो मतलब मान के चलो बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं। अब ये बता मेरे भाई, ये बल्ब जो लाइट मारेगा, ये ऐसे लाइट मारेगा अपने चारों तरफ कि नहीं मारेगा, बताओ? यस सर। मारेगा कि नहीं मारेगा? यस सर, मारेगा। और जब इसको ज्वाइन कर दोगे यार, तो ये सिलेंडर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये पूरी लाइट को ज्वाइन करोगे, फील्ड को, हर फील्ड को ज्वाइन करोगे तो सिलेंडर बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर, बनेगा। हाँ, तो ये आपके पास बन गया सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और आपको इसके इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है, इस पर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। बोलो हाँ। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है भैया, ये इसका गॉसियन सरफेस आपने ले लिया, क्योंकि हम थोड़ी ही दूर तक का निकाल सकते हैं, पूरा निकालने के लिए हमें अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा, इसलिए हमने अपने काम के लिए थोड़े दूर का ले लिया, एल लेंथ ले ली। हाँ, गिवन क्या रहेगा बच्चों, आपको गिवन रहेगी चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये गिवन रहेगी चार्ज डेंसिटी लैम्डा। बता बेटा क्या पढ़ाया था, चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या पढ़ाया था मैंने? आर्यन, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? आर्यन बोलो बेटा, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? आर्यन नहीं हो क्लास में क्या? याद नहीं आ रहा। हाँ, बहुत बढ़िया सर, बेटा। क्यू चार्ज अपॉन अपॉन एल, लेंथ। चार्ज अपॉन लेंथ, मतलब लैम्डा एक गिवन है चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल। तो एल लेंथ में कितना चार्ज मिलेगा अपन को? क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, मिलेगा। जब चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और अपन ने लेंथ एल ली है, तो इतनी लेंथ के लिए कितना चार्ज मिलेगा? लैम्डा इंटू एल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, मिलेगा। ये मिल गया चार्ज। अब चलो बच्चों, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर। अब इसके मेनली आपको तीन सरफेस मिल रहे हैं। एक सरफेस ये मिल रहा है इधर वाला, एक सरफेस ये मिल रहा है, एक सरफेस ये मिल रहा है। आर्यन ये बताओ, इस वाले सरफेस पर एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, ऊपर या नीचे? कौन से वाले सर? इधर वाले पे। राइट, लेफ्ट, ऊपर या नीचे? एरिया वेक्टर लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा, लेफ्ट वर्ड होगा एरिया वेक्टर। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसा जाएगा आर्यन इस वाले पॉइंट पर? अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड। दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री दिख रहा है बेटा?
90 90 डिग्री, मतलब यहाँ से जाने वाला नेट फ्लक्स कितना हो गया? 0। वेरी गुड, बहुत अच्छे आर्यन। अब इधर आ जाओ भैया, निशांत क्लास में हो? यस सर। हाँ निशांत, ये बताओ यहाँ पर एरिया वेक्टर किधर जा रहा है? राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड? भाई एरिया वेक्टर नहीं पढ़ा क्या? जय, किधर जा रहा है? यशराज किधर जा रहा है एरिया वेक्टर? सर राइट वर्ड। राइट वर्ड हमेशा सरफेस से बाहर की तरफ निकलता है, तो ऐसा ऐसा सिलेंडर दिख रहा है तो इसका एरिया वेक्टर बाहर ही तो जाएगा क्योंकि सरफेस ये है, तो एरिया गया राइट वर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है जय? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आर्यन, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? अपवर्ड जाएगा, रेडियली मारता है ना फील्ड, तो ऐसे ही जाता है, इधर जाएगा इधर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड गया। बोलो एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री। बोलो तो यहाँ पर कंट्रीब्यूटेड फ्लक्स कितना हो गया? 0। चलो अब यहाँ आ जाओ, किसी भी पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे आ जाओ। निशांत, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोलो कहाँ होगी? यश, कहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? यश सर किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। वो तो कहीं भी निकालोगे एक ही होगी डायरेक्शन यार, परपेंडिकुलर या अपवर्ड होगी ना, बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड। और यश बताओ, इस पॉइंट पर अगर थोड़ा सा एरिया लोगे, सरफेस एरिया ds, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी सरफेस एरिया की? सर उसकी भी बाहर होगी। उसकी भी बाहर, सेम डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी?